टेस्ट वैस्ट दिया, टेस्ट अच्छा निकल गया माशाल्लाह से, तो फिर चिल गाय बन गया हम कि यू गॉट एडमिशन इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। बस मैं फ्रीज हो गया उस वक्त। और द चिल गाय इज़ नो मोर अ चिल गाय। जो मतलब वो नहीं होती स्कूल का बच्चा जब नया नया स्कूल लगता है तो यूनिफॉर्म बिछा के सो रहा होता बेड पे बिछा के सो रहा होता है ना, तो ये वाला फुल सीन था। फुल तैयार हो कैसे अगले दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे, भाई मज़ा है। मॉर्निंग वाले थोड़े से जो ना धूप के शिकार हो जाते हैं, तो हमारा ऐसे होता है। हमारा एक तो सनसेट बहुत नाइस है इवनिंग का। जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं उनको अपनी डिग्री के अंदर 48 कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं और हमें 42 कोर्सेज पढ़ने होते हैं। तो वो लास्ट डिग्री तक मतलब लास्ट ईयर तक भी वो लोग ऑलमोस्ट 7 कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। वाई नॉट के जो चीज़ एक महीने में हो रही है, ये वाई नॉट टू ऑटोमेट दोस कि वो एक दिन के अंदर हो जाए। जो एक चीज़ एक दिन में हो रही है वो 1 घंटे में हो जाए, जो 1 घंटे में हो रही है वो 1 मिनट में हो जाए, जो 1 मिनट में हो रही है वो 1 सेकंड में हो जाए। Assalamu alaikum, this is your host Hussain Raza. Welcome back to another episode of Casual Guftugoo, Pakistan's first digital platform for the students by the students. Casual Guftugoo पर we invite students from different fields और हम उनसे उनकी डिग्री के बारे में, उनकी फील्ड से रिलेटेड प्रैक्टिकल टिप्स और उनकी यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में डिस्कस करते हैं ताकि आपको उस फील्ड की ओवरऑल इंसाइट्स मिल सकें। Recently, we received questions about UBIT कि UBIT डिपार्टमेंट कैसा है, इसकी फैकल्टी कैसी है और क्या वाकई UBIT में GPA मेंटेन करना मुश्किल है। सो आज की एपिसोड में हम इन्हीं चीज़ों को डिस्कस करेंगे और इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एज अ फील्ड, इसका स्कोप क्या है, इसकी करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं। और अगर आप कराची यूनिवर्सिटी UBIT डिपार्टमेंट में सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की डिग्री परसू करते हैं तो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ कैसी होगी, ये डिस्कस करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हसन अहमद। हसन इज़ अ 3rd ईयर स्टूडेंट ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एट UBIT यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। उसके साथ साथ ही इज़ करेंटली वर्किंग एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर डेवलपर। पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों को लगता है कि हमारी पॉडकास्ट में कोई ऐसा सवाल है जो हम मिस कर रहे हैं या फिर कोई ऐसा कॉन्सेप्ट है जो आपको समझ में नहीं आ रहा या फिर आप चाहते हैं कि इस स्पेसिफिक फील्ड के ऊपर हम एपिसोड रिकॉर्ड करें, सो यू कैन कॉमेंट। आपकी जो क्वेरी है वो कमेंट के अंदर आप लिख सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट टू वर्क ऑन दैट। So without any further ado, let's directly jump into the podcast. Assalamu alaikum. Hassan bhai, first of all, thank you so much for coming to the podcast. और आप right now you are studying UBIT, software engineering. तो जो बाहर के लोग हैं, अच्छा वैसे तो UBIT मशहूर है कि UBIT जो लेट सपोज अगर वो इंटर में एडमिशन ले रहे हैं ना, उसको तो मशहूर है कि UBIT है, सही है। मुझे इसके पीछे कोई क्या स्टोरी है कि UBIT का नाम कैसे पड़ा, या फिर जैसे उमर भाषा इंस्टीट्यूट जो जिन लोगों को नहीं पता फुल फॉर्म, तो इसका नाम कैसे पड़ा? उमर भाषा, पहले तो मैं बताता हूँ UBIT की बेसिकली एक्रोनियम जो है इसकी वो फुल फॉर्म क्या है। UBIT की फुल फॉर्म है U फॉर उमर, B फॉर भाषा, इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, इसका बेसिकली जो भी नाम है वो एक इंडिविजुअल पर्सन पे पड़ा है जो कि एक स्टूडेंट है MIT का। अच्छा। MIT बेसिकली एक फॉरेन यूनिवर्सिटी है, तो आपने उसकी बिल्डिंग भी देखी होगी। इज द एग्जैक्ट रेप्लिका ऑफ, एग्जैक्ट तो नहीं कहूँगा मैं, लेकिन बहुत चीज़ें उन्होंने उस चीज़ की मतलब कॉपी आउट करी हैं इन द बिल्डिंग ऑफ UBIT। तो वो बेसिकली एक ट्रेजिक इंसिडेंट में उनकी डेथ हो गई थी, तो जिसकी वजह से उनकी जो मदर थी उन्होंने कुछ फंड्स दिए थे फॉर UBIT के ये जो डिपार्टमेंट है हमारा, हम उसको बिल्डअप करेंगे फॉर द नेम ऑफ उमर। तो अगर अभी आप UBIT के अंदर अगर आप इंटरव्यू होते हैं ना, तो राइट साइड पे ही उस उमर की तस्वीर भी लगी हुई है वहाँ पे। तो ये एक बेसिकली पीछे ट्रेजिक इंसिडेंट जो हुआ था मेरे ख्याल से वो कुछ उनको डिजीज़ वगैरह थी कहीं शायद कोई चीज़ की, आई डोंट नो द एग्जैक्ट स्टोरी अबाउट दैट, लेकिन कुछ इंसिडेंट हुआ था जिसकी वजह से उनकी जो मदर थी वो भी मेरे ख्याल से कराची यूनिवर्सिटी के अंदर कोई टीचर थी। तो वो टीचर जो थी उन्होंने फिर सोचा कि वाई नॉट वी बिल्ड एंटायर डिपार्टमेंट ऑन द नेम ऑफ उमर। तो उन्होंने फंड्स दिए कुछ और कुछ इस तरीके के कुछ मतलब बीच में जो सेटिंग्स होती हैं वो उन्होंने करी और उन्होंने फिर एक पूरा का पूरा डिपार्टमेंट उसके नाम पे उनके नाम पे एस्टेब्लिश करवाया। सही। और इस डिपार्टमेंट के अंदर एक कंप्यूटर साइंस की डिग्री है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, एंड यू आर स्टडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो सबसे पहले मुझे ये बताएं कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने का पहले से मूड था या फिर क्या था? कंप्यूटर्स का शौक था, प्रोग्रामिंग का शौक था, पहले से आइडेंटिफाई किया हुआ था कि हाँ यार जाना है तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाना है? ये सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वाली जर्नी कैसी? अच्छा, मैं स्टार्ट करता हूँ जर्नी से अपनी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैट्रिक
इंटर किया सबसे पहले। हम्म, अब हमारा जो बैच था वो कोविड का बैच था। हम्म, वी आर कॉल्ड एज द पैदावार ऑफ कोविड। तो कोविड के अंदर सीन ये हुआ कि हम लोग फर्स्ट ईयर हमने दिया, फर्स्ट ईयर की प्रिपरेशन अच्छी थी हमारी, रमज़ान वगैरह चल रहे थे, फुल चिल तरीके से हमने रमज़ान गुजारे। टेंशन भी थी कि भाई अब क्या होगा, क्योंकि सारी चीज़ें क्लोज हो गई थी, सब क्वारंटाइन वगैरह सब चीज़ें चल रही थी इधर उधर। तो बस न्यूज़ पे ध्यान देता। बस ज़िंदगी में कभी न्यूज़ नहीं देखी होगी, उस दौरान बड़ी न्यूज़ें चल रही होती थी, फ़ोन पे पूरे अलर्ट बस लगाए कहीं हुए थे। कहीं से अपडेट आ जाए कि फ़ोन एग्जाम में कैंसिल हो। वो एक वो होते थे ना, क्या नाम है, न्यूज़ अलर्ट आई कि भाई चलो अब ऑफ हो गया जो भी। हम्म, तो हमने अलर्ट वगैरह लगाई हुई थी, फुल जियो न्यूज़ वगैरह की बहुत सारी चीज़ें। तो उस दौरान हुआ ये कि हमारे फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम्स पोस्टपोन हो गए। तो पोस्टपोन हुए तो भाई फुल खुशी की लहर, पूरी मज़े से फुल बीच रमज़ानों के अंदर ये हुआ। और हम लोग रमज़ान तो बड़े टेंस थे कि यार अब तैयारी कैसे करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा। बहुत बैड सीन चल रहा था, मतलब तैयारी हमारी ऐसी थी 65 to 70% ऐसी अमंग द एवरेज स्टूडेंट इतनी तैयारी होगी इस बंदे की। तो हमने वो चीज़ें करा के हम लोगों ने बोला कि चलो जान छुट्टी भाई, पेपर नहीं हो रहे तो अब ऐश करेंगे भाई, क्या करना है। उसके बाद हमने बुक भी नहीं खोल के देखी। फिर ऐसे तफरियाँ करते टाइम आ गया सेकेंड ईयर का। सेकेंड ईयर पढ़ी, सेकेंड ईयर में भी कोविड ही चल रहा था। उस दौरान भी यही हुआ कि हम लोग ऐसे, मतलब हमें कहेंगे कि लकी गए हैं या फिर अब हमें आप अनलकी गए हैं। हम लोग ऐसा बैच थे कि जिन्होंने फर्स्ट ईयर तो पढ़ी ही नहीं, और सेकेंड ईयर जो पढ़ी वो भी आधी पढ़ी। तो उसमें भी हमने 3 पेपर दिए। 3 पेपर कौन कौन से दिए थे? मैथ्स था, इंग्लिश था और केमिस्ट्री था। नहीं, मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री, सही, ये 3 पेपर हमने दिए। तो उसमें तो भाई बहुत ही मतलब बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए थे मैट्रिक और के ना। और लेकिन बस हुआ ये कि एनईडी ने उसी साल एक पॉलिसी अपनी लॉन्च करी थी कि दे आर टेकिंग एडमिशन ऑन द बेसिस ऑफ टेस्ट एंड ओनली मैट्रिक। आई गेस 70% उन्होंने टेस्ट का कर दिया था और 30% उन्होंने मैट्रिक का कर दिया था। सही। तो बहुत मतलब ऐसा था कि चलो एनईडी का टेस्ट, सबसे पहले तो एनईडी ही था जो भी था, सही है। तो एनईडी का टेस्ट देने गए, एनईडी का टेस्ट दिया, फर्स्ट राउंड दिया, 70-75 के बगैर में तकरीबन, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नंबर, इतने मार्क्स आ गए फर्स्ट में ना। तो सोचा कि भाई दोबारा सेकंड में राउंड भी दे दो। कुछ बिगड़ा नहीं खास, उतने ही नंबर थे वापसी। मुझे समझ नहीं आया, मैंने तो अच्छा करा था टेस्ट, लेकिन फिर भी उतने नंबर आए। तो हुआ ये सीन के जब हम ये टेस्ट वेस्ट दे के आ गए, फुल चलो के बैठ गए, चलो भाई मिल ही जाएगी कंप्यूटर साइंस में, क्या होगा। हम क्योंकि हम उसको एनालाइज कर रहे थे प्रीवियस ट्रैक्स पे, पिछले साल वाले मेरिट से हम कंपैरिजन कर रहे थे। हमने जो ना पिछले साल वाला मेरिट निकाला, फुल मतलब एनालिस्ट बन गए हम। इधर उधर सर्चेस करी कि चलो भाई, जैसे वो होता है ना चार्ट्स वगैरह देखते हैं, भाई अब ये एनालिस्ट कैसे होने वाला है, एनालिसिस कैसे होने वाली, फ्यूचर की एनालिसिस करना है। तो हमने वो निकाल के हम लोगों ने एनालिसिस करी, चलो हो जाएगा यार, टेंशन नहीं लो, हो जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन बैड सीन ये हुआ, वो जो था ना, वो जो कोविड का फेज था, वो बहुत ही ट्रेजिक था। मतलब उसके अंदर ऐसी चीज़ें हुई हैं कि वी कैन इमेजिन अबाउट दैट। चलो अब एनईडी की मेरिट लिस्ट लगी, नाम ही नहीं है पहली मेरिट लिस्ट में। तो मतलब ऐसा सीन हुआ कि मेरिट लिस्ट नहीं, पहले आता है एनईडी के अंदर बेसिकली रिजल्ट आता है, सही है, रिजल्ट आ गया तो वो सही हो गया। अब मेरिट लिस्ट लगी, कोई मेरे ख्याल से मेरा मेरिट नंबर कोई 1000 के नीचे था, आई डोंट नो, पहले पेज पे तो नहीं था, मुझे इतना याद है। तो आई डोंट मतलब मुझे पूरा वो आईडी नंबर याद नहीं है उसके अंदर। तो मैंने सोचा चलो हो ही जाएगा, क्या ही कर सकते हैं अब इसके अंदर, जो हुआ है तो वो हुआ है। अब एडमिशन सेल करके एक वहाँ पे जो एनईडी का एक ग्रुप है, एनईडी एड करके एक है, वो जो ना जब भी एडमिशन्स होते थे, वो एक जो भी स्क्रीनिंग टाइप उनकी जो वो चीज़ हो रही है, जो एनईडी करवाता है ऑडिटोरियम के अंदर बैठ के, तो उससे जो ना वो रिजल्ट्स निकालते थे कि इन सीट्स पे अभी एलोकेशन बाकी है, मतलब इतने स्टूडेंट्स बाकी हैं, 20, 30, 40 जो भी है। CSIT होता है, सही है, इन द मीन टाइम उसके अंदर सॉफ्टवेयर भी होता है, सॉफ्टवेयर टॉप नॉच होता है, और सॉफ्टवेयर की सीट्स बहुत कम है एनईडी के अंदर ना, ऑलमोस्ट 60 के करीब है मेरे ख्याल से। CSIT है, उसके बाद एक और है BCIT करके भी एक है, एक मतलब 2-3 और हैं, आई डोंट रिमेंबर दैट। तो उसके अंदर जो है ना उन्होंने, मतलब मैंने देख लिया कि भाई लास्ट सीट पे 2-3 बच्चे थे, तो मैंने सोचा कि मैं चले जाऊँगा ऑडिटोरियम के अंदर, एक दफ़ा देख के आ जाएंगे, मसला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो क्लोज हो गई। तो फिर था मैकेनिकल का सीन। अब मैकेनिकल के अंदर मैंने सोचा कि अगर मैं मैकेनिकल में चले जाता हूँ तो क्या स्कोप होगा, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ें लेके चल रहा था माइंड के अंदर, बहुत डिस्टर्बेंस थी उस दौरान ना। पहले तो बहुत चिल गए बने हुए थे हम, फुल आराम से बैठे हुए, रिजल्ट आ गया, बहुत ईजी हो के बैठे हुए थे, कोई मसला ही नहीं था, टेंशन ही नहीं थी किसी चीज़ की। जब मतलब एक 75-78 बहुत अच्छा स्कोर माना जाता है एनईडी के अंदर, पहले अगर आप प्रीवियस पास चीज़ों को देखो
तो लेकिन वो नहीं हुआ। फिर था कि मैकेनिकल के अंदर सीन हो जाए, सिविल के अंदर सीन हो जाए, इस तरीके का सीन। तो फिर भाग दौड़ शुरू करी कि भाई स्कोप क्या है, क्योंकि ऐसे नहीं पता लगता, कोई ना कोई जब होगा लाजमी उस फील्ड के अंदर, या फिर कोई ना कोई रिश्तेदार, या फिर कोई ना कोई कज़न होगा, तो इधर उधर से पता करा, लेकिन कुछ इतनी इन्फॉर्मेटिव चीज़ मिली नहीं। तो तब चैनल नहीं था ना हमारा। जब जो भी जब जो भी चीज़ें थी तो इतनी कोई क्लैरिटी नहीं थी माइंड के अंदर ना। तो जब ये आईटी का बड़ा बूम बाम चल रहा था बहुत ज़्यादा ना, लोग बहुत ज़्यादा इनअप कर रहे थे, नई नई टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर रहे थे, तो माइंड सीधा फिर इधर गया कि फिर देखा कि कौन सा ऑप्शन बाकी है। नाउ अब तो जो चीज़ हो गई है, अब क्या बचता है कि भाई पीछे जो चीज़ हो गई है वो छोड़ दो बस, दैट्स ऑल। अब नहीं कर सकते, पीछे जो हो गया उस पर रिग्रेट करके क्या ही हो जाएगा। तो फिर ऑप्ट करा UBIT का। अब UBIT का सर्च करने लग गया कि UBIT का क्या है। 2-3 चैनल्स थे उस दौरान यूट्यूब पे, जिनको हम मतलब रोज़ डेली मॉनिटर करते थे। एक तो हाशिम ज़िया का चैनल है एंड सो ऑन, बहुत सारे थे इधर उधर के। तो हम लोगों ने जो ना उनको मॉनिटर करा। अब मॉनिटर करते करते हम UBIT तक पहुंच गए। जो अल्टरनेटिव्स थे कि CS या फिर SC के अल्टरनेटिव्स और क्या हो सकते हैं जो अच्छा एक वो दे रहे हैं। फिर टारगेट था UBIT मॉर्निंग। अब वहाँ पे भी बड़े ट्रेजिक सीन हुए। UBIT मॉर्निंग का टेस्ट था ऑलमोस्ट इसी मतलब ये जो फेज अभी चल रहा है जनवरी दिसंबर में से था। तो उसकी तैयारी करने गए तो वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज़ है, क्योंकि उसमें एक जो KU का टेस्ट होता है उसके अंदर जो पेपर की तैयारी जो बंदा करता है वो एक थॉरली पूरा अलग करता है, क्योंकि NED का जो होता है उसमें कैलकुलेटर रहा होता है। सही है, उसके अंदर तो सवाल भी इसी टाइप के आते हैं कि यू फेड द वैल्यू इन द कैलकुलेटर, वो आपको रिजल्ट देगा सीधा। तो अब KU के अंदर ऐसा सीन ही नहीं है कोई। तो पहली बात तो इसको ही देख के बिल्कुल खुश हो गए हम कि भाई अब तो कैलकुलेटर नहीं है, करेंगे क्या, कैलकुलेटर से ज़िंदगी प्लस माइनस के सम्स भी नहीं होते थे हमसे तो सही तरीके से। तो उस वक्त दिमाग बिल्कुल जो है ना, मतलब कोविड की वजह से बड़ा डिस्टर्ब हुआ था। सही है, बहुत ही बैड सीन था। हमने कोशिश करी कि मेरे साथ 2-3 दोस्त और भी मेरे थे, तो हम लोगों ने जो ना कोशिश करी कि अब हम जो है ना UBIT ऑप्ट करेंगे, और UBIT ऑप्ट करके उसमें जाने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है। टेस्ट की तैयारी करते रहे। इतना हो गया टेस्ट के टेस्ट की डेट आई, टेस्ट देने गए, जैसे ही टेस्ट के दिन गए आवाम देख के और खुश हो गए हम कि इतनी आवाम ऑलमोस्ट उस मतलब उस बैच के अंदर जब हमारा वो हो रहा था तो ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने टेस्ट दिया था। तो मैं अपने अब्बू के साथ गया था बाइक पे, और मुझे अभी भी याद है कि वहाँ पे इतना रश था कि मेरा टेस्ट ऑलमोस्ट 10 बजे के करीब था, और हम लोग 8:30 बजे घर से निकले थे, क्योंकि हमें ये चीज़ पता थी। और फिर भी हम लोग एग्जैक्ट डिपार्टमेंट जो मेरा डिपार्टमेंट पड़ा था कन्फ्यूशियस, जो चाइनीज़ जो डिपार्टमेंट है वहाँ, तो वहाँ पे मेरा टेस्ट पड़ा था। तो मैं वहाँ पे ऑलमोस्ट 10 बजे ही पहुँचा। बिल्कुल इतना रश था, विद इन द यूनिवर्सिटी ही हम लोग बिल्कुल क्रॉल करके चल रहे थे, बाइक पे थे लेकिन क्रॉलिंग कर रहे थे हम लोग। तो हम पहुँच गए किसी तरीके से, टेस्ट दिया, टेस्ट अच्छा निकल गया माशाल्लाह से। तो फिर चिल गाय बन गए हम। उम्मीद थी बिल्कुल चिल, फुल ऐसे टेस्ट दे गया, फुल चिल गाय। सही है, नाश्ता वाश्ता करा अब्बू के साथ बाहर, बोलने बस VIP बहुत अच्छा पेपर हो गया है, अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह मार्क्स अच्छे आ जाएंगे। उम्मीद तो दिलानी है ना घर वालों को, घर वालों को तो ऐसा बताना कि हो जाएगा, टेंशन नहीं है। सही है, तो घर पे आ गए, घर पे आके हमने बोला हो जाएगा। अब तो क्या ही है, अब इससे वर्स्ट हो ही क्या सकता है, इससे वर्स्ट तो और कुछ नहीं हो सकता। सही है, तो ऑलमोस्ट 10 दिन के बाद मेरिट। अच्छा, KU का ये होता है कि KU का पहले मार्क्स आ जाते हैं। सही है, मार्क्स आ जाते हैं। मार्क्स आए थे मेरे 68-70 करीब मार्क्स आए थे। बस मुझे था कि मैं पास कर लूँ, इसे पास ही करना होता है। उसमें भी मेरे 70 मार्क्स आ गए थे, इंटर की परसेंटेज। अच्छा, उस वक्त जो ना उस दौरान इंटर का रिजल्ट भी नहीं आया था हमारा, तो और बड़ा ट्रॉमा था हमारे लिए कि क्योंकि KU इंटर भी देता है, उसने पहले टेस्ट ले लिया हमारा। मेरे टेस्ट से पहले मुझे यही नहीं पता था कि मेरी परसेंटेज कितनी। तो वो दुआएं भी चल रही थी कि भाई टेस्ट तो दे दिया, पता चले इंटर की परसेंटेज ही लुढ़क गई, हो गया काम उसमें हमारा। तो उसके अंदर फिर मेरी इंटर की परसेंटेज फॉर्चुनेटली अच्छी आ गई, ऑलमोस्ट 86-87 थी तकरीबन, इस तरीके की इंटर की परसेंटेज थी। अब उस पर जब हमने काम शुरू करा कि अब इसको लेके चलते हैं, जैसे ही हमारे पास रिजल्ट्स आएंगे तो हम एडमिशन ले लेंगे, ये सोच के चल रहे थे। और तो कोई चीज़ ऑप्ट ही नहीं करनी, एडमिशन तो अब हो ही जाएगा, क्या ही रह गया। 86 परसेंटेज है, 70 सही है, 68 मार्क्स से आपने टेस्ट पास कर लिया, और देयर इज़ नथिंग कि जो इससे ज़्यादा वो अच्छी हो सकती है। उस तक तो मतलब सामने बिल्कुल हारा वाक दिख रहा था ना हमें, तो ये वाला सीन था हमारा, सामने ही दिख रहा था कि चलो बस चढ़ जाएंगे एलिवेटर में। तो उसके अंदर हुआ है सीन के बैठे हुए आराम से मगरिब की नमाज़ पढ़ के आए,
मेरिट लिस्ट, मतलब वो रिजल्ट आ गया। मेरिट लिस्ट नहीं होती इसमें पोर्टल पे रिजल्ट आता है कि यू गॉट एडमिशन इन दिस डिपार्टमेंट। बिल्कुल, कि यू गॉट एडमिशन इन फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मैंने बोला ये क्या हुआ यार। मैंने बोला यार ये क्या हुआ, तो मैंने बोला ये शायद गलती हो गई है यार। एक मतलब 15-10 मिनट तक तो मैं ऐसा था कि नहीं, विश्वास ही नहीं हो रहा, मतलब यकीन नहीं हो रहा था बिल्कुल, है ना। ऐसा था कि बिल्कुल सडन जिसने ऐसा हो गया कि बस बिल्कुल कान पे पटाखा मार के चला गया भाई, ये वाला सीन था। तो स्क्रॉल करा नीचे और उसमें मेरिट लिखा हुआ था सारे उसका ना। तो मैंने 2 फील्ड्स देखी, मुझे उसके अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा था, सब चीज़ें ब्लर थी, BScs और BSSC। उसके सामने मैंने मेरिट देखा 90 एंड आई एम फ्रीज। बस मैं फ्रीज हो गया उस वक्त। और द चिल गाय इज नो मोर अ चिल गाय, ये वाला सीन हुआ उस वक्त। चिल गाय चल रहा है ना आजकल बहुत ज़्यादा, तो वो चिल गाय बिल्कुल रिलेट कर सकता है उस चीज़ से कि चिल गाय इज नो मोर अ चिल गाय। ये हुआ क्या? तो उसमें फिर 15 मिनट तक तो बिल्कुल फ्रीज हो गया मैं कि यार ये क्या, ये तो बड़ा ऑफ सीन हो गया। अब तो इंटर की परसेंटेज, अब तो खुद को भी ब्लेम नहीं कर सकते, इंटर की परसेंटेज भी अच्छी थी, टेस्ट भी क्लियर कर लिया, ये क्या हो गया यार। इस चीज़ से मैं भी रिलेट कर सकता हूँ क्योंकि मैं UBID का टेस्ट दे के आया प्रॉपर ना, और मैं UBID के अंदर बैठ के आया। मैंने पूरी UBID देख ली कि यहीं आना है, 82% है, सही है, टेस्ट पास हो गया, 64 मार्क्स हैं। मैंने घर पे बता दिया था कि मैं पास हो गया, 64 मार्क्स आ गया, अगले हफ्ते फीस देनी है UBID की, आप बस हो गया एडमिशन कंप्यूटर। जब मेरिट लिस्ट आई मैं 15 मिनट तक मैं भी बैठ के देख रहा था स्क्रीन, ये हुआ क्या है भाई, ये मास कम्युनिकेशन। फ्रीज हो गया मैं। और मैंने जो वो था ना आप प्रायोरिटी पे रखते थे, उस पर सबसे ऊपर मैंने सॉफ्टवेयर को रखा था, उसके नीचे मैंने कंप्यूटर साइंस को रखा था, फिर उससे नीचे मुझे कोई फील्ड ही नहीं मिल रही थी। मुझे केमिकल मिल रही थी और वो मिल रही थी। तो केमिकल इंजीनियरिंग मेरे ख्याल से मैंने 3rd पे या 4th पे रखी थी, उससे पहले मैंने फूड साइंस रख दिया था। अब मुझे नहीं पता वो मैंने क्या सोच के रखा है, आई डोंट हैव द आइडिया। तो अब फूड साइंस में मिल गया। अब जो बंदा एक कंप्यूटर साइंस की तरफ जा रहा था, उसको जब फूड साइंस में मिल गया, अब मैं फूड साइंस का भी सोचने लग गया उस वक्त। दिमाग मेरा चार उसमें चला गया, डिवाइड हो गया। अब मैं रिसर्च कर रहा हूँ व्हाट इज द स्कोप अबाउट फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। सही है, अब इधर उधर कॉलेज कर रहे हैं कि भाई फूड साइंस का क्या स्कोप है। अब मिल गया तो हो सकता है यार यहीं पर ही ले लो, क्या बात है, क्या ही हो जाएगा। सही है, आगे जाके देख लेंगे, मसला नहीं है, स्टार्ट तो करें, कुछ ना कुछ तो बन के निकल ही जाएंगे ना यूनिवर्सिटी से अंदर घुस जाता है बस, मसला नहीं है। तो फूड साइंस टेक्नोलॉजी का पूछा यार, तो वो बस यही है कि नेशनल के मसालों के उसमें लग जाते तो ये वाला होता सीन, ऑफ सीन ही हो जाता उसमें। तो लेकिन फिर इन द एंड बहुत दिल पे जो ना पत्थर रख के बोला बस अब लास्ट चांस है, यू हैव टू ऑप्ट फॉर इवनिंग। सही है, बस बहुत हो गया, अब सीरियस हो जाओ। और उस दौरान मैं ऐसा हो गया था खामोश, बिल्कुल खामोश रहता था मैं। हालांकि मैं बहुत टॉकेटिव हूँ और घर में बहुत बातें करता हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल खामोशी से अपना काम करके, सही है, सो जाता था, जल्दी सो जाता था। 9 बजे सो रहा हूँ, 9 बजे मैं सोया भी नहीं कभी अपने उसमें। 3-4 बजे सोने वाला बंदा 9 बजे सो रहा है, घर वाले परेशान है बिल्कुल, भाई क्या हो रहा है ऐसी। तो अब हुआ ये सीन कि इवनिंग का जो टेस्ट था ना, वो कंपैरेटिवली मॉर्निंग के टेस्ट से थोड़ा मुश्किल आ गया। जो बच्चे मॉर्निंग के टेस्ट में लुढ़के थे और जिनकी परसेंटेजेस अच्छी थी मॉर्निंग के टेस्ट में, वो बच्चे भी लुढ़के थे जिनकी परसेंटेजेस 85, 86, 80, 88 तक भी थी जिनकी परसेंटेजेस। सही है, तो वो बच्चे भी लुढ़के थे। अब ये भी ट्रॉमा था, जो बच्चे लुढ़के हैं वो इवनिंग में टेस्ट क्लियर ना कर लें, ये हमारी जगह चली जाएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें चल रही थी। तो उस दौरान मैं करता ये था कि मैं फेसबुक पे जाके, सही है, जो भी बच्चा बोल रहा है कि भाई मेरी इतनी परसेंटेज है, नहीं मतलब मेरा टेस्ट क्लियर हो गया, मैं जो ना उसके जाके कमेंट, मतलब इतना ट्रॉमा था उस वक्त कुछ भी, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें सीक्वेंसेस में देख ली ना, अब उसकी किसी चीज़ पे अब एतबार नहीं रहा उसकी। तो कमेंट में जाके लिखते थे कि यार आपकी कितनी परसेंटेज है आप बताओ, ताकि हम जो ना ऐसी रफली मेरिट का अंदाजा लगा लें। सही है, पोल लगा रहा हूँ बाकायदा फेसबुक पे कि वी कैन एक्सपेक्ट अबाउट द मेरिट, प्लीज लिस्ट डाउन योर परसेंटेजेस इन द बार। तो उसमें लोग मस्तियाँ करते थे आके, फुल मेरी रैगिंग चल रही होती थी कमेंट्स में, फुल गंदी रैगिंग चल रही होती थी मेरी कमेंट्स। और मोस्ट ऑफ द गाइज आर फ्रॉम सीनियर बैचेस UBIT के अंदर, फुल रैगिंग चल रही है यार, ये ऐसा वैसा। तो अब उसमें जो ना वो बच्चे भी वोट करते थे जो ऑलरेडी UBIT में पढ़े हैं, और वो बच्चे भी वोट करते थे जिनका IT से रिलेटेड कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो अब उसमें मैंने देख लिया यार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट की परसेंटेजेस 85 से ऊपर। सही। तो मैंने बोला भाई इसमें भी नहीं होगा, क्योंकि जब हर चीज़ से हो गया ना, तो मैंने बोला भाई अब इसमें भी नहीं होगा, दैट्स ऑल। फिर मैंने सोचा अब क्या कर सकते हैं, एयर गैप लें, ये तो SMIU है। SMIU का सीन ये था कि SMIU गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, वो भी एक अच्छा वो दिख रहा था उस दौरान, लेकिन ये था कि मुझे दिल नहीं चाह रहा था वहाँ जाने का, क्योंकि मैं बहुत सारी चीज़ों से ऑलरेडी होके आ चुका था, बिल्कुल मेरा दिल नहीं था। खैर UBIT की फ़ीस भरी इवनिंग की, बहुत ज़्यादा वो करके, और जिस दिन मेरिट लिस्ट आई उस दिन मेरा नाम लिखा हुआ था, यू गॉट एडमिशन इन कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग।
तो उस दिन जो मतलब ऐसा था ना कि भाई कोई अचीवमेंट, ये हाँ यार ये कुछ अचीव करा है भाई, कुछ अचीव करा है। हालांकि वो ऐसा था कि मतलब कुछ भी नहीं था वो, मतलब क्योंकि आप इतनी सारी चीज़ों से होके आ गए तो वो कुछ भी नहीं था। सारा ट्रॉमा बेसिकली कोविड का था। कोविड नहीं होता तो वो उसी में ही शामिल हो जाते। जो मॉर्निंग बैच था हमारा, मॉर्निंग बैच में सारे बच्चे समझे अभी 90 से अबव परसेंटेजेस पे बैठे हैं। अभी जो हमारा मॉर्निंग जो बैच वाला बैच था जो कोविड मतलब उसमें 90 पे खत्म है, तो यू कैन इमेजिन 94, 93, 90 इवन 96 वाला बच्चा भी बैठा हुआ था वहाँ पे। 96% इन इंटर इज़ नॉट अ जोक एट ऑल। जो भी सब्जेक्ट्स थे, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री वगैरह, तो हो गया भाई एडमिशन। हम खुश हो गए भाई, बहुत नाइस हो गया तो सीन। तो ये था प्रेटी मच मेरी। तो इवनिंग में जब आपने अप्लाई किया ना, यूजुअली जो बच्चे इंटरमीडिएट पे पढ़ रहे होते हैं, अच्छा मैं भी जब मैंने सोचा था इसको ना कि यार इवनिंग में जाते हैं नहीं जाते, तो पहली चीज़ माइंड में आती है कि यार इवनिंग की पढ़ाई कैसी होगी, सही है, इवनिंग में क्लासेस होंगी या नहीं होंगी। या जब हम कोविड वाले जो ट्रॉमा था, जो इंटरमीडिएट वाला था, जब हम UBIT के लिए भी अप्लाई कर रहे होते थे तो आसपास से कुछ आवाज़ें आती थी कि यार क्लासेस नहीं होंगी और पता नहीं टीचर्स कैसे होंगे, फैकल्टी कैसी है, और UBIT की कैंपस लाइफ कैसी है। तो जब आपने एडमिशन लिया फर्स्ट ईयर में इवनिंग में, तो जब आप कराची यूनिवर्सिटी में गए, UBIT के अंदर गए, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस और कैसा था जो सोचा हुआ था, चलो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग सोचा हुआ था, तो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? अच्छा, एडमिशन हुआ, अब ओरिएंटेशन थी। ओरिएंटेशन के दिन हमारा जो ओरिएंटेशन हुआ वो सेकंड फ्लोर पे हमारा ऑडिटोरियम है, वहाँ पे हमारा ओरिएंटेशन हुआ। काफ़ी बड़ा स्पेस है वो हमारा ना, तो जितने कॉलेज स्पेसेस और ये सारी चीज़ें थी उधर ही होती है। ओरिएंटेशन हुई हमारी, खुशी खुशी ओरिएंटेशन दे के आए। ऑलमोस्ट मगरिब का टाइम था, ओरिएंटेशन दे के घर पे आ गए। अगले दिन यूनिवर्सिटी जाना है। जो मतलब वो नहीं होती स्कूल का बच्चा जब नया नया स्कूल लगता है तो यूनिफॉर्म बिछा के सो रहा होता है, बेड पे बिछा के सो रहा होता है ना, तो ये वाला फुल सीन था। फुल तैयार हो कैसे अगले दिन यूनिवर्सिटी जाएंगे, भाई मज़ा आया। तो यही वाला सीन था। गए यूनिवर्सिटी, क्लासेस स्टार्ट हुई और क्लासेस एज प्लान गई सारी की सारी। ये जो कॉन्सेप्ट है ना कि क्लासेस नहीं होती, तो इसका मैं थोड़ा सा बताऊँ कि क्लासेस जो है ना प्रॉपर होती है, अल्हम्दुलिल्लाह होती है, सब चीज़ें होती हैं, पढ़ाई होती है, हमारा सिलेबस पूरा फिनिशअप होता है, एंड तक सब चीज़ें होती हैं क्लियरली। और ये जो चीज़ है कि भाई टीचर्स नहीं आते, तो वैसा कुछ नहीं होता। ये टीचर्स हर यूनिवर्सिटी के अंदर थोड़ा ऐसा होता है कि 1-2 क्लासेस छूट जाती हैं, और जिस टीचर का सिलेबस इवन कवर अप नहीं हो रहा होता, वो कभी कभार कंपनसेटरी क्लासेस लगते हैं और कभी ऑनलाइन क्लास रख लेते हैं। तो इवन एट ऑल इन द एंड जो सिलेबस आउटलाइन दी जाती है वो कवर हो जाती है। और ये चीज़ एक वो है कि जाहिर सी बात है कि यूनिवर्सिटी है, आपको अब स्पून फीड नहीं किया जाएगा। सही है, एक आउटलाइन अगर दी गई है आपको यूनिवर्सिटी के अंदर, तो वो आउटलाइन में जो चीज़ें अगर आपको एक टीचर ओवरव्यू करा रहा है उस चीज़ का, दे डोंट गो इन द डेप्थ, बिल्कुल बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे वो। सही है, वो आपको एक ओवरव्यू कराएंगे, ओवरव्यू करके इन द एंड आपको वो चीज़ें, उसका जो बहुत ज़्यादा डेप्थ में आपको जाना है तो वो आपको इटसेल्फ खुद से एक्सप्लोर करना पड़ेगा, क्योंकि आप बच्चे नहीं हो नर्सरी क्लास के। सही है। तो ये वाला सीन है। और टीचर्स अच्छे हैं, कोलैबोरेटिव टीचर्स हैं। फैकल्टी, इवनिंग की पढ़ाई और मॉर्निंग की पढ़ाई में कुछ भी इतना फ़र्क नहीं है, क्योंकि फैकल्टी ही सेम है। सही है, मतलब ऐसी टीचर्स होंगे जो विजिटिंग फैकल्टी होंगे। विजिटिंग फैकल्टी वो होती है बेसिकली जो है ना, जैसे मिसलिनियस सब्जेक्ट्स होते हैं, जैसे इंग्लिश, उर्दू, एक वाली, ये अलग हो सकते हैं, इनके टीचर्स अलग हो सकते हैं। लेकिन जो मेजर्स, जो हमारे जो फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं, जैसे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गई, सही है, ICS 1, ICS 2 हो गया, DBMS हो गया, और ये नाम है जो भी हमारे डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह हो गए, इसके अंदर जो टीचर डिजिग्नेटेड टू द डिपार्टमेंट है, या फिर जो हमारी परमानेंट फैकल्टी है डिपार्टमेंट की, वो तो वही होती है। सही है, तो जाहिर सी बात है जब टीचर्स सेम है तो पढ़ाएंगे, वो डिफरेंट कैसे पढ़ा सकते हैं। तो ये एक पॉइंट है जो UBIT के बारे में। सही है। तो और मुझे एक और बात बताएं, लाइक एक और जो इवनिंग वाली बात है ना, इवनिंग में पढ़ाई वाली तो बात हो गई, इवनिंग में कराची यूनिवर्सिटी कैसी, लाइक इवनिंग वालों का एक्सपीरियंस कैसा रहता है? सही, इवनिंग में ये कि इवनिंग में बहुत मस्त माहौल है। सही है, बहुत ही, मतलब आप इंजॉय करो इवनिंग के अंदर, जो ना ऐसा सीन है। मॉर्निंग वाले थोड़े से जो ना धूप के शिकार हो जाते हैं, तो हमारा ये सीन होता है, हमारा एक तो सनसेट बहुत नाइस है इवनिंग का। दूसरी बात ये कि इवनिंग में जो क्लासेस होती है ना, उसमें बंदा थोड़ा सा और भी चीज़ों को देख रहा होता है। जैसे अब इवनिंग के अंदर वही बच्चा है, वो हो सकता है जैसे कोई मॉर्निंग के अंदर कोई जॉब कर रहा है, सही है, वो उसको इवनिंग में फ़ायदा हो जाएगा। सही है, वो यहाँ पे आके कर सकता है जो भी, मतलब उसकी पढ़ाई वढ़ाई है वो 8:30 बजे तक मतलब
ओवरऑल 8:30 से पहले ही ऑफ हो जाता है इवनिंग, ड्यू टू कि टीचर्स पे डिपेंड करता है। अगर टीचर्स बहुत ज़्यादा ऐसे हैं कि वो पूरा मतलब वो लेके चल रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा 2.5 घंटे तक एक टीचर को सुन नहीं सकता, उसकी कैपेसिटी इतनी होती नहीं है। तो टीचर्स ऐसा करते हैं कि वो उससे पहले ही ऑफ कर देते हैं, देखते हैं कि भाई बच्चा एग्जॉस्ट तो नहीं हो रहा, तो वो उससे पहले ही ऑफ कर देंगे। अब इवनिंग में ये होता है जब एग्जॉस्ट हो जाता है बच्चा, जो छुट्टी हो जाती है, अगर उसकी 6 बजे छुट्टी हो रही है तो बाहर जाके क्रिकेट खेल लेता है। हमारा इतना बड़ा ग्राउंड बना हुआ है, वहाँ पे बच्चे फुटबॉल खेल रहे होते हैं और वहाँ पे बच्चे बैडमिंटन खेल रहे होते हैं, क्रिकेट खेल रहे होते हैं। तो ये चीज़ मॉर्निंग में नहीं हो सकती, क्योंकि उस वक्त चिलचिलाती हुई धूप हो रही होती है और 1 बजे तो कोई भी पसंद नहीं करेगा कि वो रैकेट या फुटबॉल खेले। तो ये एक इवनिंग में प्लस पॉइंट, मतलब प्रॉपर कैंपस लाइफ है। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों को ये कन्फ्यूजन होती है कि यार इवनिंग में मैं क्या पढ़ूँ। अच्छा, अभी आपने कहा था कि आपने अपनी फर्स्ट प्रायोरिटी BSSC डाली, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। यूजुअली स्टूडेंट्स जो होते हैं वो कंप्यूटर साइंस को ऑप्ट करते हैं जब उनकी पहली प्रायोरिटी कंप्यूटर साइंसेस होती है। और थ्रू माय लिमिटेड नॉलेज जो मुझे अभी तक पता चला, कंप्यूटर साइंसेस वाले ये कहते हैं कि यार एक ब्रॉड आपको वो मिल जाती है, आपको एक्सप्लोरेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो आई विल आस्क कि भाई अगर आपने कंप्यूटर BS सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ली तो क्यों ली, और एक परसेप्शन बना हुआ है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आपको थोड़ा लिमिट कर देती है, तो इसके अंदर कितनी रियलिटी है और आपने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग? अच्छा, मैंने जो पहली दफ़ा ऑप्ट करा था ना मॉर्निंग के अंदर, वो मैंने CS को पहले ऑप्ट करा था और उसके बाद SC को ऑप्ट करा था। सही है। फिर मैंने ड्यूरिंग द इवनिंग रिसर्च वगैरह करी थी, तो जब मैंने इवनिंग का फॉर्म फिल आउट करा UBIT का, तो मैंने SC को ऊपर रखा, बस CS को नीचे रखा। इस तरीके से करा मैंने। अब CS और SC में बेसिकली मेजर डिफरेंस है क्या? CS और SC में मेजर डिफरेंस ये है कि CS के अंदर आप हार्डवेयर रिलेटेड जो फील्ड्स है ना वो भी पढ़ते हो। अच्छा, हार्डवेयर में क्या आता है? हार्डवेयर में यू विल बी लर्निंग अबाउट बहुत से जो माइक्रो प्रोसेसर्स हैं, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते हो आप। और सबसे मेन सब्जेक्ट आता है एक फिज़िक्स, तो फिज़िक्स भी पढ़ते हो आप उसके अंदर। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो हार्डवेयर रिलेटेड होती है, स्पेसिफिकली बिल्कुल हार्डवेयर रिलेटेड। एक तो हार्डवेयर बहुत ही कोई ड्राई, मतलब जिससे कहेंगे ना, और मुझे बिल्कुल भी खुश्क चीज़ें पसंद नहीं है, बहुत ही ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है वहाँ पे जो ना। माइक्रो प्रोसेसर, कंप्यूटर आर्किटेक्चर तो हम भी पढ़ते हैं, लेकिन वो कंप्यूटर आर्किटेक्चर स्पेसिफिक टू हार्डवेयर बहुत ही ज़्यादा ले जाते हैं। हार्डवेयर के अंदर प्रिंटर, माउस, ये वाली सारी चीज़ें वो पढ़ रहे होते हैं। तो मेरा ये सीन था कि मुझे जो ना शुरू से इन द सॉफ्ट ऑफ द क्या नाम है कंप्यूटर के अंदर चीज़ें देखने। तो शुरू से यही सीन था भाई, बचपन से प्रोग्राम के बनाना है कि जैसे गेम्स खेलते थे पहले शुरू के अंदर एक गेम आता था, आपको याद होगा, EA स्पोर्ट क्रिकेट, तो उसमें पैचेस डालते थे, फुल फेस के पैचेस डालने हैं, बहुत पूरा उसको इतना मॉडिफाई करते थे कि वो 2007 का गेम था, उसको हम लोग 2020-2021 का ले आते थे। तो ये वाली चीज़ें जो इंटरेस्ट रखती थी ना, ऑलमोस्ट 2-2, 3-3 घंटे कंप्यूटर्स पे ऐसे बैठे रहना, तो वो चीज़ जो ना इसी तरीके से मतलब उसमें आई प्रोफेशनल लाइफ में भी। और जब ऑप्ट करने की बारी आई तो फिर इसीलिए मैंने सॉफ्टवेयर को थोड़ा ज़्यादा प्रायोरिटी दिया एज़ कम्पेयर टू कंप्यूटर। अब कंप्यूटर का ये सीन है कंप्यूटर साइंस का, CS का, कि कंप्यूटर साइंस इज द मदर फील्ड, जो एक मदर फील्ड होती है वो है, और सॉफ्टवेयर उसकी एक डॉटर फील्ड। सही है। डॉटर फील्ड का मतलब ये कंप्यूटर साइंस के अंदर और भी जैसे कंप्यूटर के 2 एस्पेक्ट ही आ जाते हैं, एक हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर हो गया। सही है। तो हार्डवेयर के अंदर आप हार्डवेयर भी पढ़ते हो, सॉफ्टवेयर में अगर सॉफ्टवेयर स्पेसिफिक जाओगे तो सिर्फ सॉफ्टवेयर पढ़ोगे। सही है। तो मैंने उसको ना चूज़ करते हुए, क्योंकि वो बड़ा ड्राई सब्जेक्ट हो जाता है हार्डवेयर, तो मैंने फिर उसको सॉफ्टवेयर की तरफ लिया। अब सॉफ्टवेयर के अंदर ये है कि हम कोई भी चीज़ें ऐसी कोई भी चीज़ स्टडी नहीं करते जो स्पेसिफिक टू हार्डवेयर हो। हम सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, कंप्यूटर आर्किटेक्चर एक हमारा सब्जेक्ट है जो हम पढ़ते हैं, तो वो उसके अंदर भी हमें थोड़ा बहुत हार्डवेयर से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, लेकिन हम बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाते। सही है। कि बहुत ज़्यादा डेप्थ में जा रहे हैं और बहुत ज़्यादा माइक्रो प्रोसेसर की जो स्पेसिफिकेशंस हैं और उनकी जो चिपसेट की जो स्पेसिफिकेशंस हैं उस पर जा रहे हैं। 8086 एक माइक्रो प्रोसेसर का नाम है, उस पर उसकी स्पेसिफिकेशन पढ़ रहे हैं और ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो वी डोंट डू दैट इन द सॉफ्टवेयर। और मीनवेल क्या हमें फिजिक्स भी नहीं पढ़नी पड़ती, सबसे बड़ी बात है। कंप्यूटर साइंस वालों को पढ़नी पड़ती बहुत, उनको तो बहुत से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। और एक और भी फैक्ट ये कि जो कंप्यूटर साइंस वाले होते हैं उनको अपनी डिग्री के अंदर 48 कोर्सेज पढ़ने पड़ते हैं और हमें 42 कोर्सेज पढ़ने होते हैं। तो वो लास्ट डिग्री तक, मतलब लास्ट ईयर तक भी वो लोग ऑलमोस्ट 7 कोर्सेज पढ़ रहे होते हैं। और हमारा सीन ऐसा कि हमारे छोटे कोर्सेज तो हमारे भी नहीं होते। जो मेजर कोर्सेज है ना, जो कंप्यूटर साइंस और सॉफ्ट, वो तो हमें पढ़ाया जाता है। मेजर कोर्सेज ऊप्स वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हमें वो पढ़ाई जाती है, उनको भी वही पढ़ाई जाती है। स्पेसिफिकली उनके अंदर एडिशन क्या होती है, कुछ हार्डवेयर के सब्जेक्ट्स, नथिंग एल्स।
सही, मतलब आप सॉफ्टवेयर वाली साइड पे आप एक्सपेंड कर सकते हैं बिल्कुल, अपने आप को, जरूर, आपके लिए 100% बिल्कुल, वो खुला कुछ हुआ है भी कि मसला आप नहीं है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग अगर कर रहे हैं तो कोडिंग वाली साइड जितनी भी बिल्कुल, साइड है ना, बिल्कुल, मोबाइल ऐप, वेब सब डेवलपमेंट, सब सब जगह आप सब जा सकते हैं। सही, और अगर मैं इसी से कनेक्ट करूं कि अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ लेते हैं तो व्हाट आर सम ऑफ दी जॉब रोल्स जिन पे आप अप्लाई कर सकते हैं और इस फील्ड का स्कोप कितना है? अच्छा, स्कोप की मैं बात करूंगा, जैसे भी आपने देखा है सब चीज़ें ऑटोमेशन पे शिफ्ट हो रही हैं, सारी चीज़ें घर बैठे आपको सारी चीज़ें करनी है और विदाउट बाहर जाने के किसी चीज़ को आपको मतलब कोई मतलब बाहर निकलने की भी ज़रूरत नहीं है, हाथों में सारी चीज़ें। यहाँ थोड़ा कम है, लेकिन अगर आप बाहर जाते हो वहाँ पे तो इवन तक के जो हेल्थ केयर सिस्टम्स है वो भी घर बैठे बैठे होता है। मतलब आप अपॉइंटमेंट भी घर में करो, जो हेल्थ केयर का सर्विस का जो अपॉइंटमेंट टेकर है वो आपके घर आएगा, वो सारी चीज़ें आपकी कैटर आउट करेगा और मतलब विद इन द आवर 2 आवर आपके पास जो उसकी प्रिस्क्राइब हुई हुई मेडिसिन है वो भी घर पे आ जाएंगी। सही, तो ये वाला सीन है, ऑटोमेशन हो रहा है, सारी चीज़ें फ्लेक्सिबल जा रही हैं। तो अब इसके अंदर जो स्कोप्स हैं और उससे रिलेटेड जाहिर सी बात है, हर चीज़ जब गाड़ियाँ ऑटो पायलट्स पे जा रही हैं उस पर AI मॉडल्स लग रहे हैं, AI का चार्म इतना है, AI दौर चल रहा है सारा। डेटा सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, सबसे एक जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो डेटा है। सही है, पहले डेटा क्या है, रजिस्टर्स में भरा जाता था, इतना डेटा वो फेंक दिया जाता था, दे आर ऑफ नो यूज़ एट ऑल। अब उस डेटा को अगर आप सॉफ्ट कॉपी में या सॉफ्ट फॉर्म में रखोगे तो वो डेटा एक एनालिसिस के लिए यूज़ हो सकता है। उससे आप चार्ट्स और उससे आप ट्रेंड्स और उससे पैटर्न्स बना सकते हो और उससे आप जज कर सकते हो कि क्या चीज़ आगे आने वाली है या फिर किस तरीके से होने वाली है चीज़ें। तो यही है सॉफ्टवेयर, और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड फील्ड्स हैं, उसमें बहुत सारी फील्ड्स आप एक्सपेंड कर सकते हो। जैसे अभी आपने कहा ऐप डेवलपमेंट, मोबाइल डेवलपमेंट आ गई, इसमें एंड्रॉयड iOS दोनों आ जाता है। फिर आप वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो और कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन, ये वाली सारी चीज़ें जो होती हैं उसमें आप वर्क इन कर सकते हो रिलेटेड टू एनी सब्जेक्ट जिसमें भी आप करना चाहो, चाहे वो एनालिसिस का सब्जेक्ट हो गया, चाहे वो न्यूमेरिकल बेस्ड हो गया, चाहे वो थ्योरी बेस्ड हो गया, चाहे वो हाइपोथेसिस बेस्ड हो गया। जो भी चीज़ें हैं उसको आप इस तरीके से इन द मतलब जो चीज़ एक थॉट है, एक किसी का एक सेइंग है, आई डोंट, मुझे उसका ऑथर का नाम याद नहीं आ रहा, वो ये चीज़ ये कहता है कि जो चीज़ आप सोच सकते हो और जो प्रैक्टिकली चीज़ हो सकती है ना, बेसिकली वो चीज़ सॉफ्टवेयर या फिर कंप्यूटर साइंस से हो सकती है। अच्छा, वो चीज़ ऑटोमेट हो सकती है बेसिकली। अच्छा, ये वाला एक सेइंग है किसी की। तो और वाई नॉट के जो चीज़ एक महीने में हो रही है उसका एक प्रोसेस एक महीने में लग रहा है, सही है, वाई नॉट टू ऑटोमेट दोस कि वो एक दिन के अंदर हो जाए, या फिर जो एक चीज़ एक दिन में हो रही है वो 1 घंटे में हो जाए, जो 1 घंटे में हो रही है वो 1 मिनट में हो जाए, जो 1 मिनट में हो रही है वो 1 सेकंड में हो जाए। सही। और अगर मैं बात करूं कि लाइक इफ़ समवन इज स्टडिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, जैसा भी आपने बात करी कि मोबाइल ऐप डेवलपमेंट हो गई, वेब डेवलपमेंट हो गई, या एकेडमिकली भी बात करूं कि अगर कोई ड्यूरिंग द डिग्री सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहा है एंड ही और शी इज़ कन्फ्यूज्ड कि भाई मुझे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में इस डोमेन में जाना है, इस डोमेन में जाना है, या कुछ उसे कोर्सेज में थोड़ी मुश्किल हो रही, तो व्हाट आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो उसको हेल्प कर सकते हैं ड्यूरिंग उसकी यूनिवर्सिटी लाइफ में, जिससे उसको थोड़ी बहुत क्लैरिटी आ सकती है इधर स्किल्स वाली साइड पे, एकेडमिक साइड पे, किसी भी साइड पे, व्हाट आर सम ऑफ द रिसोर्सेज जो उसको हेल्प कर सकती हैं? अच्छा, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, मुझे भी था और इवन तक तो अभी भी रहता है, क्योंकि मैं अभी भी एक ग्रोइंग स्टेज के अंदर हूँ, मैं कोई अभी बहुत बड़ा मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं बन गया हूँ। तो जो चीज़ें मैंने पढ़ी हैं और जो चीज़ मतलब मैंने करी हैं उसका एक्सपीरियंस मैं शेयर करता हूँ। तो शुरू के अंदर जैसे बंदा नया नया आता है ना इस फील्ड के अंदर, तो जो चीज़ें चल रही होती हैं, तो चीज़ें चल रही हैं ई-कॉमर्स स्टोर, आपने सुना होगा, हर कोई ई-कॉमर्स स्टोर लिंक्डइन पे पोस्ट करता है, एक्साइटिंग टू शेयर दैट आई हैव क्रिएटेड दिस वेबसाइट ऑफ ई-कॉमर्स स्टोर, और दराज जैसा स्टोर है वो चल रहा है, उसमें ऐड टू कार्ट प्रोडक्ट्स वगैरह। एक ये चल रहा होता है और एक चल रहा होता है कोई किसी ने पिज़्ज़ा स्टोर बना दिया, किसी ने फूड वांडा जैसी वेबसाइट बना दी, सही है, किसी ने कोई ग्रोसरी स्टोर बना दिया सिमिलर टू ई-कॉमर्स स्टोर। तो ये वेबसाइट चल रही है। अब मैं पर्सनली ये बताऊंगा कि अब जो चीज़ चल रही है और ऐसी कॉम्पिटिटिव मार्केट के अंदर जो ना दिस एप्लीकेशन वांट टू स्टैंड आउट योर जॉब, सही, ये नहीं हो सकता। दीज आर बेसिक CRUD एप्लीकेशन जिसके अंदर आप सिर्फ क्रिएट, रन, डिलीट, अपडेट की सारी चीज़ें कर रहे हो, नथिंग एल्स। क्या ही होता है, आप ऑर्डर क्रिएट करते हो, वो ऑर्डर क्रिएट हो जाएगा डेटाबेस पे, वो ऑर्डर आ जाएगा, फिर उसके अंदर ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, इस तरीके से सीन होता है। तो मैंने भी पहले ये बनाई है, मैं ये नहीं कहूँगा, मैंने 2-3 एप्लीकेशन से बनाई है, इवन तक के एक तो लिस्ट डाउन भी हुई है उसमें। कोई ऐसी एप्लीकेशन पे काम करें जो किसी के हेल्प आउट हो, जिससे सही, जो पहले से ना बनी हुई हो, जिससे हेल्प आउट हो चीज़ों की, बच्चों की हेल्प आउट हो, कोई ऐसा टूल हो, एजुकेशन का ऐसा टूल हो जिससे जो आपके जूनियर बैच के लोग हैं या फिर जो आपसे
बल्कि जो यूनिवर्सिटी में आना भी नहीं चाहते और उनका इंटरेस्ट कंप्यूटर साइंस है, सही है, और दे कैन अफोर्ड है यूनिवर्सिटी। अब आजकल जैसे यूनिवर्सिटीज़ की फ़ीस वगैरह चल रही है, तो उनको भी हेल्प आउट हो उससे, कोई ऐसी टूल हो, कोई ऐसा सोर्स हो, सही है। तो उसके लिए मैं जो करता था, बहुत सारे टूल्स इधर उधर देख देख के मैंने बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर करी थी। मुझे दो चीज़ें मिली हैं बहुत अच्छी ना, क्योंकि जो बच्चा है वो बेसिकली सोच ही नहीं पाता कि अब उसे आइडियाज़ और प्रोजेक्ट कहाँ से मिले। मेरा भी यही सीन है। अभी रिसेंट में ही मुझे ये मिला, ऑलमोस्ट 1-1.5 महीना ही हुआ है मुझे ये चीज़ एक्सप्लोर करे हुए, और इस पर अभी तक मैंने दो सॉफ्टवेयर्स पे मैंने समझे, मतलब एक वो देखा है कि बहुत अच्छा स्कोप हो सकता है उस चीज़ का, सही है। एक है नाम उसका ऐप सूमो करके नाम है उस एप्लीकेशन का, सही है। एप्लीकेशन की बेसिकली वेबसाइट है, उस पर अपने जो प्रोडक्ट्स होती हैं लोग वो लिस्ट डाउन करते हैं। अब जो सॉफ्टवेयर होता है ना वो मंथली उस पे जाता है, रिकरिंग फीस पे जाता है, सही है। जैसे कि मैंने आपको कोई सॉफ्टवेयर बेचा, आप उसकी मंथली मुझे पे करोगे जो सर्विसेज आप यूज़ कर रहे हो, ठीक है। एक तो ये होता है, एक होता है लाइफ टाइम पे, सही है। कोई एक छोटी सी एप्लीकेशन है वो आपने बनाई और मैं आपको वो मतलब बेच लाइफ टाइम सब्सक्रिप्शन पूरी बेच दूंगा आपको। उसमें कुछ जैसे सीक्रेट कीज़ होती हैं वो मैं आपको दूंगा तो ही आप इस्तेमाल कर सकते हो, वरना अगर मैंने आपको एप्लीकेशन दी फिर आपने किसी और को दे दी तो वो भी इस्तेमाल करता रहेगा। तो वो मैं आपके लिए कोई सीक्रेट की बनाऊंगा जिससे आप वो इस्तेमाल कर सकते हो। तो ऐप सूमो पे ऐसी बहुत सारी लिस्टिंग होती है एप्लीकेशंस की रोज़ाना, सही है। वो बेसिकली कि एंटरप्रेन्योर जैसे टाइप ऑफ वो होता है ना लिस्टिंग का, वो कि मैंने एक एप्लीकेशन बनाई और वो मैंने लिस्ट डाउन कर दी, उससे अगर किसी को फ़ायदा हो रहा है किसी चीज़ का तो वो उसको खरीद ले और उससे फिर वो जो भी मतलब उसके डेली वर्किंग में या फिर उसके बिजनेस में वो हेल्प आउट हो सकती है। अच्छा, इस चीज़ का मकसद क्या था, हमें क्या फ़ायदा होगा उस ऐप सूमो से? हमें ये फ़ायदा होगा कि वो वहाँ पे जो चीज़ लिस्ट हो रही है ना वो बेसिकली यूज़र की रिक्वायरमेंट्स है, सही है। वो जो चीज़ है वो बेसिकली प्योर यूज़र्स की रिक्वायरमेंट्स है और उसको आप लेके एक्सपेंड कर सकते हो। अभी मैंने लेटेस्ट में एक एप्लीकेशन देखी थी जिसके अंदर बहुत सिंपल एप्लीकेशन थी, उसमें कुछ भी नहीं था, मतलब आप जैसे एग्रीमेंट साइन करते हैं वो एप्लीकेशन थी। एग्रीमेंट साइन करने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉनिक मीडियम में सिग्नेचर जो होता है ना वो नहीं था कहीं पे, मतलब आपको अलग से सिग्नेचर्स वगैरह के लिए वो करना पड़ता था। तो वो एप्लीकेशन ऐसी थी कि उसमें सिग्नेचर्स विद इन द एप्लीकेशन हो जाते थे और उसकी एक PDF बन के दोनों जो पार्टी जो हैंडशेक कर रही हैं बीच में उन दोनों के बीच में वो चीज़ चली जाती थी। उसके मैंने डाउनलोड्स चेक करे थे, 154 डाउनलोड्स थे उस ऐप पे, और उसकी जो लिस्टिंग प्राइस थी वो $58 और $60 समथिंग इस तरीके की। तो इमेजिन कर लें वो $600 $700 उसने उस चीज़ से अर्न करे, इतनी छोटी सी एप्लीकेशन से। सही, मतलब आप इसको एज अ प्रोजेक्ट बना के भी इस्तेमाल कर सकते हो कि एक तो 2 चीज़ें होंगी इसमें, एक तो आपने आइडिया लेने के लिए आप गए उस वेबसाइट पर, आपने देखा अच्छा ये रिक्वायरमेंट्स हैं, मैं इस टाइप का सॉफ्टवेयर बना सकता हूँ। लेट्स सपोज यू आर इन यूनिवर्सिटी, आपने एक प्रोजेक्ट बनाया, आपने एक ऐप बनाया जो कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रहा है, आपने उस ऐप को उस वेबसाइट पर पब्लिश कर दिया। आप लेट्स सपोज उसकी आपने $50 प्राइस रखी, तो चांसेस कि अगर किसी 10 बंदों ने खरीद लिया तो आपके $500 वहाँ से आ जाएंगे। एक तो आइडिया के लिए भी वो चीज़ हो गई और दूसरी चीज़ उसको आपने अपने प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए भी कि यार ये चल रहा है या नहीं चल रहा, उसको आपने अपलोड किया। सही। एक और एप्लीकेशन है प्रोडक्ट हंट करके नाम से ना, वो भी वेबसाइट है, उस पर भी बहुत सारी प्रोडक्ट लिस्ट होती हैं, तो उस पर भी बंदा एक आइडिया ले सकता है कि व्हाट टू बिल्ड, क्योंकि अब सिंपल ऐप वांट स्टैंड आउट यू, या तो आप ऐसी एप्लीकेशन बनाओ जो बहुत महंगी चल रही है मार्केट में, उसका एक फ्री वर्जन, सही है। जैसे मैंने बिल्कुल लेटेस्ट में एक चीज़ बनाई थी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल। आपने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल देखा होगा, जैसे एक जेरा नाम से एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल है, वो बहुत मतलब उसकी सब्सक्रिप्शन फीस काफ़ी ज़्यादा जाती है। तो वो मैंने ऐसे ही बैठा हुआ था, तो मैंने उसका एक काइंड ऑफ अ क्लोन टाइप चीज़ तो नहीं थी, लेकिन उससे थोड़ी सी हटकी चीज़ थी वो बनाई थी मैंने, तो उसको इंटरनली यूज़ कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने एक तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट टूल भी लगाया था और उसके अंदर मैंने एक समझे पूरे टीम मैनेजमेंट टूल था वो, सही है। उसके अंदर टिकट्स भी, मतलब जो प्रोग्रेस शेयर होती है वो भी आती थी, और उसके अंदर टीम्स भी मैनेज हो रही होती थी, मतलब यू कैन डू अ कॉल बिटवीन द टीम्स और यू कैन अरेंज द टीम्स, यू कैन मेक द ग्रुप चैट अमंग द टीम, ये वाला सारा सीन था उसके अंदर। तो बेसिकली मैंने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और जेरा को दोनों को एक साथ कंबाइन कर दिया और वो एप्लीकेशन बन गई। Microsoft Teams is also a paid सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके अंदर है तो वो फ्री, लेकिन आपको फिर भी सब्सक्रिप्शन लेनी पड़ती है अपनी टीम को उसमें ऐड अप करने के लिए, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर रहे हो। और जेरा इज ऑल्सो अ पेड सॉफ्टवेयर। सही। अच्छा, देयर इज अ परसेप्शन अबाउट UBIT के यार UBIT में ना GPA लाना बहुत मुश्किल है, GPA बड़ा कम आता है, तो इसके पीछे की क्या रियलिटी है भाई? GPA कम क्यों आता है, या फिर
क्या वजह है? अच्छा, जीपीए जो है यूबीआईटी के अंदर, हाँ ये तो मैंने भी सुना है कि परसेप्शन है, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि जीपीए नहीं आती। तो मेरा जो एक्सपीरियंस है वो तो इस बारे में पॉजिटिव ही है, जीपीए आ ही जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। अब जीपीए का जो इशू है ना वो थोड़ा सा जो ना बच्चों पे भी फैक्टर आउट हो जाता है कि बेसिकली जो अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कोई फील्ड से रिलेटेड सब्जेक्ट्स नहीं है, जैसे कौन सा सब्जेक्ट्स है, इंग्लिश है, उर्दू है, इस्लामियत है, और 2-3 सब्जेक्ट जैसे साइकोलॉजी है, सही है, एक है ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर, हमारा भी सब्जेक्ट बिल्कुल रिसेंट नया निकला है अभी। तो और उसके अलावा एक सब्जेक्ट और है जिसका नाम है बिजनेस कम्युनिकेशन स्किल्स। वो बेसिकली मतलब जैसे पिचिंग द आइडिया, अगर आपको कोई चीज़ पिच कर रही है किसी एक स्टेज पे बैठ के, तो वो बेसिकली फॉर द सेक ऑफ कॉन्फिडेंस आपको दिया जाता है, मतलब वो सब्जेक्ट। उसके अंदर आप हमारा जो ये था कि वो इंटरव्यूज़ वगैरह लेके वो सारे सब्जेक्ट्स पे देते थे। सही। अब ये जो सब्जेक्ट्स है ना, ये नॉन रिलेटेबल सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी फील्ड से रिलेटेबल नहीं होते, लेकिन ये भी उतना ही पार्ट रखते हैं जितना आपके रिलेटेबल सब्जेक्ट्स रखते हैं। सही। अब बच्चे क्या करते हैं, जो रिलेटेबल सब्जेक्ट्स हैं जैसे DBMS हो गया, उसको वो बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। सही है, उसको चलें अगर 80% आप पढ़ रहे हो ना, 80% आपने उससे पढ़ा, 80% तवज्जो से पढ़ा और पेपर दे के आए। अब जो ये वाले सब्जेक्ट्स हैं उर्दू, इस्लामियत वगैरह, इसको वो नेगलेक्ट आउट कर देते हैं। माइंडसेट ही ऐसा बना हुआ कि यार कर ही लेंगे, इंग्लिश उर्दू है तो क्या ही हो जाएगा, मसला नहीं है। अब जब इशू ये हुआ, ऑलमोस्ट हमारी डिग्री के अंदर ये 12-13 ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो थोड़े से मिसलीनियस और नॉन रिलेटेबल टू फील्ड है, लेकिन वो पढ़ाना ज़रूरी है क्योंकि वो बेस है। सही है। अब जब वो बच्चे इनमें ही 50-60 स्कोर कर रहे हैं तो जीपीए कैसे मेंटेन होगी इसमें? सही है। अगर बच्चा 80% या 100% उन सब्जेक्ट्स को दे रहा है जो एक रिलेटेबल सब्जेक्ट्स हैं, तो इसको भी वो 75 अगर देगा ना, तो उसकी जीपीए फिर कहीं नहीं गई इस चीज़ से। तो बच्चे जो ना इस चीज़ को नेगलेक्ट आउट कर देते हैं। नेगलेक्ट आउट जब करेंगे तो इन सब्जेक्ट्स में होता है कि 55, 60, 65 इस तरीके से नंबर आ रहे होते हैं। सही है। तो एक चीज़ ये है कि जितना पार्ट वो सब्जेक्ट रखता है आपका, उतना पार्ट ये वाला सब्जेक्ट भी रखता है। अगर 6 सब्जेक्ट में एक सब्जेक्ट में भी 50 मार्क्स आते हैं ना, तो इट कैन सिग्निफिकेंटली डाउन योर जीपीए। सही। मतलब ओवरऑल जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उनका इफेक्ट आपके जीपीए पे पड़ता है। तो कुछ ऐसे सब्जेक्ट जो आपकी फील्ड से डायरेक्टली रेलेवेंट नहीं है, आपको उन पे भी थोड़ी इक्वली फोकस करना पड़ेगा। इक्वली नहीं करे तो बस उससे थोड़ा ज़्यादा कि आपके जो रिक्वायरमेंट है ना जीपीए मेंटेन करने की, वो हो जाए। अच्छा हसन, आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग यूबीआईटी में पढ़ रहे हैं, तो एक क्योंकि मार्केट कंपेटिटिव है, सही, तो एक सवाल स्टूडेंट के जहन में आता है कि यार हाउ कैन आई स्टैंड आउट इन दिस कंपेटिटिव मार्केट, और वो कौन सी चीज़ है जो मुझे चाहिए इंटर्नशिप फंड करने के लिए, इंटर्नशिप लेने के लिए या जॉब लेने के लिए, और मैं कैसे स्टैंड आउट कर सकता हूँ? अच्छा, ये बताता हूँ। अब इसमें जब नया बच्चा यूबीआईटी के अंदर, जैसे कोई, मैं यूबीआईटी की मिसाल दूंगा, इसको थोड़ा जनरल लगता है थोड़ा सा ना, तो अब अगर कोई बच्चा मतलब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेता है, सही, अब मेरा भी 3rd ईयर ऑलमोस्ट फिनिश अप है, 4th ईयर में मैं जाऊँगा अगले सेमेस्टर से। तो मेरा एक्सपीरियंस ये था, ये पर मैं जो बताऊंगा, जो बच्चों का जनरली एक्सपीरियंस होता है, वो आते के साथ ही, घुसते के साथ ही जो ना, मतलब बिल्कुल ही भाग दौड़ में लग जाते हैं फुल, कि ये बना देंगे, वो बना देंगे, फुल मतलब ऐसे एप्लीकेशंस बना देंगे, जो देख रहे हैं वो बना रहे हैं, जो देख रहे हैं वो बना रहे हैं। यूट्यूब पे बैठे हुए हैं, 4-4 घंटे की वीडियो लिस्टिंग हुई है, वो छाप रहे हैं पूरे प्रोजेक्ट्स ना। तो ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती। मैं भी करता था शुरू के अंदर, लेकिन फिर मुझे बाद में एहसास हुआ कि नहीं, ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती। होता ये कि 1 साल जो है ना, कम से कम पूरा जो 1 साल है यूनिवर्सिटी का, उसमें तो बस ये कि जो यूनिवर्सिटी आपको पढ़ा रही है बेसिक्स और जो कोर कॉन्सेप्ट्स हैं वो आप पढ़ो ढंग से। सही है। जब आपके कोर कॉन्सेप्ट्स ही फिलअप नहीं होंगे, वो बाज़ औक़ात जो बच्चे होते हैं उनके ऊप्स के कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर होते, उन्हें ये नहीं पता होता कि क्लासेस और ऑब्जेक्ट्स में क्या फ़र्क है, उन्हें ये नहीं पता होता कि कंस्ट्रक्टर डिस्ट्रक्टर क्या है, और बहुत सारी चीज़ें होंगी। सही है। तो जब वही चीज़ें लैक होंगी, सही है, चाहे वो आप बाद में जाके वो डेवलपमेंट में यूज़ नहीं होते हों, लेकिन जब आप कहीं पे भी एक मतलब इंटरव्यू देने जाते हो, तो वो इंटरव्यूअर ये चीज़ पूछता लाजमी। सही। वो देखता है कि इसके बेसिक्स कैसे बने हैं, क्लियर हैं। सही है। अब इसमें एक सब्जेक्ट आता है DSA, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम। डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम बहुत अहमियत रखता है ना, काफ़ी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है। मेरा भी इतना कोई ख़ास नहीं है DSA, लेकिन ये कि मुझे थोड़े बहुत जो बेसिक्स चीज़ें पता होती हैं ना, कि कौन कौन से बेसिकली जो स्ट्रक्चर्स हैं DSA के अंदर, और कौन कौन से एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, सॉर्टिंग और सर्चिंग और ETC, तो ये थोड़ी बहुत मुझे पता है, जिससे कि अगर कोई पूछता है तो मैं उसको बता देता हूँ थोड़ा बहुत, जितना भी मुझे आता है। थोड़ा बहुत भी बहुत मोर देन इनफ होता है एक बंदे के लिए स्टैंड आउट करने के लिए।
अगर उसने थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है और उसको ये चीज़ें पता है कि भाई इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, बेसिक फ़र्क का ही होता है, सही फ़र्क बता दिया यू गेट द प्लेस। सही जो भी चीज़ें फ़र्क बताओ प्लेस पे जाओ, ये वाला सीन है। आपने वो फ़र्क बताया, आपका प्लेसमेंट हो जाएगा, सही है। जो भी हुआ फिर जो भी रिलेटेड फील्ड्स है ना उसमें ही आप काम करते हो। अगर आप डेवलपमेंट में जा रहे हो तो यू आर सोली डेवलपिंग द सॉफ्टवेयर, उसके अंदर फिर आपका DSA और रूप से कोई ताल्लुक अगर वो डायरेक्टली नहीं होता, अगर वो स्टैक ऊप्स को फॉलो करता है, जैसे मैं काम करता हूँ एंगुलर पे और C# पे, तो उसके अंदर ऊप अप्लाई होता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो मेरी तो बेस्ट प्रैक्टिसेस वैसी ही बनी हुई हैं कि जो मैं जो पढ़ रहा हूँ वही क्लासेस और कंस्ट्रक्टर में उसी में लगा रहा हूँ, वही स्टैटिक क्लास, वही सारी चीज़ें वही मैं उसी के अंदर लगा रहा हूँ। तो ये वाला सीन होता है। पहला जो 1 साल है उसमें तो आप कम से कम जो है ना सिर्फ कोर कॉन्सेप्ट्स को फोकस करो। दूसरे साल से जो है ना फिर आप जो है ना प्रोजेक्ट्स पे वर्कआउट करो। प्रोजेक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रोजेक्ट्स एक काफ़ी वो रखता है इंपॉर्टेंस अपने उसके अंदर, और ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाओ जिससे जो है ना यूज़र रिक्वायरमेंट फुल हो। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ऐसे भी होते हैं जो कि कोई मायने नहीं रखते, जैसे लोग बना रहे होते हैं कि कुछ भी बना दिया उठा के, ई-कॉमर्स स्टोर बना दिया, सही है, वो बना दी। ये तो चल रहा है ना, ये तो चलता ही रहेगा। यू कैन डिनाई फ्रॉम दैट, ये तो चलता है और चलता ही रहेगा। कोई ऐसी प्रोडक्ट बनाओ जो एक यूनिक सी हो, सही है, प्रॉब्लम सॉल्व करती हो। किसी लूप होल, बेसिकली लूप होल होता है ना एक सोसाइटी के अंदर, लूप होल है, वो फिलअप कर दिया आपने उससे। फिर वो हो सकता है वो सिर्फ प्रोजेक्ट ना रहे, वो आपका स्टार्टअप बन जाए। वो एक पेज आपने ऐसी करी, किसी को पसंद आ गई, दे इन्वेस्ट इन प्रोडक्ट, और फिर वो एक स्टार्टअप बन जाए। तो ये सीन होता है पूरा। लाइक इन शॉर्ट आपने पहले 1 साल के अंदर अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, और यही एक टिप होगी आपको जॉब इंटरव्यू क्रैक करने के लिए या फिर इंटर्नशिप के लिए, कि आपने अगर अपना डिफरेंस क्लैरिटी के साथ समझा दिया और सामने वाले को ये बता दिया कि मेरा कॉन्सेप्ट ये क्लियर है, इस चीज़ का ये पता है, मुझे ये चीज़ की भी क्लैरिटी है, इस चीज़ की भी क्लैरिटी है, तो यू विल जो आपके हायरिंग के चांसेस है वो बढ़ जाता है। सही। अच्छा आसान, अगर मैं आपसे पूछूं, यू आर राइट नाउ यू आर इन 3rd ईयर और आप नेक्स्ट ईयर फाइनल ईयर में चले जाएंगे, सो लेट्स सपोज फर्स्ट ईयर का आसान एडमिशन लेता है UBIT में दोबारा, एंड थ्रू योर एक्सपीरियंस व्हाट इज वन टिप जो आप देना चाहेंगे आपके ओवरऑल एक्सपीरियंस से फर्स्ट ईयर के आसान को, जिससे उसकी ओवरऑल पर्सनैलिटी भी उसकी एकेडमिक परफॉर्मेंस पे भी या उसके प्रैक्टिकल जो जर्नी होगी उस पर भी वो पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगी या उसके ग्रोथ के चांसेस बढ़ जाएंगे? तो व्हाट वुड बी दैट वन टिप? अच्छा, एक टिप जो मैं अपने आप को खुद भी दूंगा और वो अभी भी मैं लैक करता हूँ, लेकिन मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि मैं वो करूँ। तो जो लैक है वो है बेसिकली नेटवर्किंग। सही है, मैंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया उस पर शुरू से। जब से मैंने एडमिशन लिया, जब मतलब मैंने अपना लिंक्डइन ही मैंने फर्स्ट ईयर जब मेरा पूरा गुजर गया था जब बनाया था मैंने। सही है, तो वो चीज़ बड़ी लैक होती है। आप जब भी कोई चीज़ बना रहे हो, जब भी कोई चीज़ कर रहे हो, तो ज़रूर वो अपने सोशल्स पे पुट इन करो। सही है, जो लिंक्डइन है वो बहुत मैटर करता है। सही है, अपन जो भी चीज़ें लिंक्डइन से बहुत सारे लोग रीच आउट करते हैं। सही है, लिंक्डइन से काफ़ी चीज़ें जो है चार्ज है। अगर कोई बंदा आपका प्रोजेक्ट देख रहा है और अगर वो उससे अच्छा लगता है, या फिर कोई एक ऐसा बंदा है जो एक इन्वेस्टर है, वो उसको आपका प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, कनेक्शंस बनाओ जितने ज़्यादा हो सकते हैं, HRs वगैरह से। तो अब तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं थोड़ा फोकस करने लगा हूँ लिंक्डइन पे। पहले तो मैं बिल्कुल भी नहीं दिखता था। अभी भी बहुत सारी चीज़ें मुझे पोस्ट करनी है उस पर, लेकिन जैसे जैसे टाइम मिलता रहता है उसको मैं कैटर आउट करता रहता हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है नेटवर्किंग। जितनी बड़ी नेटवर्किंग होगी ना, उतने अच्छे चांसेस हो गए कि आप ग्रोथ आपकी अच्छी हो। सही है। इवन के लिंक्डइन की आपने भी बात करी, मैंने भी आपको रीच आउट लिंक्डइन के थ्रू किया। मैंने सॉफ्टवेयर UBIT डाला, टॉप पे आपकी प्रोफाइल है, हसन अहमद की प्रोफाइल है, अच्छा देखा, एक्सपीरियंस है, पोर्टफोलियो है, चलो भाई इनको रीच आउट करते हैं। सही बात है। लिंक्डइन इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर नेटवर्किंग। और नेटवर्किंग ओवरऑल भी अगर हम बात करें, इन पर्सन नेटवर्किंग भी आपको ऐसी ऐसी जगहों पे ले जाती है जहां आप विदाउट नेटवर्किंग पहुंच नहीं सकते। सही है। हसन भाई, फर्स्ट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दी पॉडकास्ट, और बहुत मजा आया आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ये थी आज की कैजुअल गुफ्तगू। इफ यू लाइक दिस एपिसोड, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर।